नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आ पहुंची है राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में। यहीं से मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र की शुरुआत होती है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, पब्लिक का मूड क्या है, सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। दरअसल यहाँ तीसरी बार बीजेपी ने कौशल किशोर पर दांव आजमाया है, तो वहीं सीट पर बीजेपी की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी के साथ है। बेहद ही दिलचस्प जाति समीकरण वाली सीट पर दलित वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है। खास तौर से दलित वोटर्स अहम फैक्टर के रूप में हर बार चुनाव में यहां पर साबित होते हैं। अवध की राजनीति में इस बार कई तरह की सियासी उलटफेर हैं। हालांकि मोहनलालगंज में सियासी टक्कर काफी पुरानी यहां पर दिखाई पड़ती है। एक तरफ बीजेपी उपलब्धियों और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन नए वादों और दावों के साथ टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन्हीं सियासी दावपेचों के बीच अवध क्षेत्र की अहम सीट से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों का परिचय भी आपसे करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। कल आखिरी नॉमिनेशन, आज भारी कंफ्यूजन। वोट जिहाद का नारा, हिंदुत्व में बंटवारा। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। मोदी की 3 चुनौती क्या कांग्रेस को कबूल है? इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। 2024 की लड़ाई में अब शिव वर्सेस राम का नाम। देखो, इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। विपक्ष पर योगी का प्रहार, खतरनाक कांग्रेसी संस्कार। वो राम भक्तों को और शिव भक्तों में भेद देखते हैं, भेद करते हैं और भेद करके लड़ाना चाहते हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं। उससे पहले लखनऊ की जनता के, मोहनलालगंज की जनता से आपका परिचय करवाते हैं। एक बार जोरदार ताली आप सभी लोग अपने लिए बजा लीजिए। आपकी तरफ से सवाल होंगे और सामने से जवाब आएंगे। आज हम दरअसल आपके बीच में इसलिए आए हैं ताकि आप अपने सवाल सीधा अपने जनप्रतिनिधियों से पूछ पाएं। जल्दी से मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ सचिन रावत जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं आप। इसके अलावा संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। दीपक रंजन जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम प्रमुख मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, संजय जी, हम चाहते हैं कि आप जिन दावों के साथ पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में आपके द्वारा जो काम किया गया है बीते 10 बरस में, आप 5 बड़े काम गिना दीजिए ताकि सामने से उसी पर सवाल आए। देखिए, ये वो संसदीय क्षेत्र है जी हाँ, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का क्षेत्र कहलाता था, लेकिन इन 10 बरस के बाद ये पूरे विकास की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये वही संसदीय क्षेत्र है जहां आवागमन के साधन नहीं थे, जहां विकास के प्रतिमान नहीं थे। आज अमर शहीद पथ से लेकर और किसान पथ के बीच का जो हिस्सा है, वो पूरे के पूरे प्रदेश के विकास की कहानी को कह रहा है। इस बेहतर स्थिति में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका विस्तार, बहुत बढ़िया एक्सप्रेस हाईवेज, और मुझको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो काम हुए हैं वो बहुत बड़े काम है। ये वो क्षेत्र है जो दलित बाहुल्य क्षेत्र है। इसके आम गरीब किसान और ऐसे लोग जो वास्तव में विकास से दूर थे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी 2 बार जीतकर तीसरी बार जीत के लिए यहाँ एक नया अभियान शुरू कर रही है। ठीक है सचिन जी, उनकी तरफ से तो दावे हैं कि हमने ये किया है, आपकी तरफ से वादे होंगे। अब आप पब्लिक के बीच में जाने वाले हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। 5 बड़े वादे जो आप यहाँ की जनता से कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, उसका जीता जाता उदाहरण है मोहनलालगंज में। इन्होंने 10 साल पहले इनके सांसद ने अभी उनका मत बताइए, अभी अपना बताइए कि आप क्या करेंगे। मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। आप अगर आपके प्रत्याशी जीतते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले वो बताइए। देखिए, हमारे इंडिया अलायंस के प्रत्याशी श्री आर के चौधरी जी हैं और वो लगातार पूरे
लोकसभा में दौरे कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। हम लोग जो न्याय पत्र लेकर के आए हैं वो हम डिलीवर करने का काम करेंगे। जो हम लोग कहते हैं वो 100% करते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 5 न्याय 25 मैं आऊंगा उस पे आऊंगा। 5 न्याय 25 गारंटी की आप बात कर रहे हैं दीपक जी, उनके मैनिफेस्टो से आपका मैनिफेस्टो यहाँ के लिए अलग है। आपने जो कुछ तय कर रखा हो कि जो बीते 10 बरस में नहीं हुआ, हम आएंगे तो करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो दावा कर रहे हैं, उनके दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। अगर आप ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर का अगर आप दायरा पकड़ लीजिए, चाहे दाएं बाएं सामने आगे पीछे, सिर्फ समाजवादी सरकार की देन है। समाजवादी सरकार के सारे काम आपको दिख रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि आप किस तरफ से आए, शायद इसी से आप आए होंगे, शहीद पथ से आए होंगे। शहीद पथ पे ले पीछे आपको जो दिख रहा है, ये आपको इकाना स्टेडियम, जो अभी आईपीएल मैच चल रहा है यहाँ पे, सामने आपके HCL है। इधर आप चले रहिए, डायल 100 है, जिसका नाम बदल करके इन्होंने डायल 112 कर दिया। ये इकाना स्टेडियम जो भगवान विष्णु के नाम से हम लोग ने बनाया था, समाजवादी सरकार ने बनाया था। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजधानी है और यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज भी जो है बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि यहाँ पर कोई एक इंटरनेशनल लेवल का कोई एक स्टेडियम नहीं था। समाजवादी सरकार ने इस पे ध्यान दिया और हमने इसका नाम भगवान विष्णु के नाम से इकाना स्टेडियम हमने रखा। ये सब तो कर दिया दीपक जी, आगे जो करेंगे वो बताइए जल्दी से। देखिए, अभी यहाँ पर बहुत से काम करने के लिए हैं और हम लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता की जो भी डिमांड होगी, जनता जो भी चाहेगी, आपने देखा होगा कि अब करने के लिए बहुत कुछ है। मेदांता आपने देख लीजिए, मेदांता समाजवादी सरकार की देन है। डायल 100 पुलिस मुख्यालय जो पुलिस हेडक्वार्टर है, वो मैं समझता हूँ सिग्नेचर बिल्डिंग है, वर्ल्ड लेवल का पुलिस हेडक्वार्टर। ये सब आपने कर दिया। अभी आगे करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आएंगे तो करेंगे। रतिभान सर, आपने दावे भी सुन लिए, वादे भी सुन लिए। 5 बड़े मुद्दे जो आप पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय पाते हो, आपको लगता हो, जो आप पब्लिक के बीच में जाते हैं कि ये वो मुद्दे हैं जिसको जहन में रखते हुए पब्लिक वोट करने के लिए जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ इस एरिया में स्वास्थ्य की है। वो हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन डॉक्टरों की प्रॉपर उपलब्धता बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि पेयजल की सप्लाई का एक बड़ा विषय है। यहाँ जो कोलोनाइजर्स हैं, मनमाने तरीके से उसको अपना विस्तार कर रहे हैं, उसको रेगुलर करने की जरूरत है। और इसके अलावा फिर जो स्वास्थ्य की समस्या, तो हमने एक शिक्षा के लिए स्कूल तो हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर पढ़ाई का इंतजाम करने की जरूरत है। और असल बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, ये वो एरिया है जो शहर से सटा हुआ है और देहात भी है। तो यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। पुलिसिंग सिस्टम तो है, लेकिन पुलिसिंग प्रॉपर बहुत जरूरी है, उसे और बेहतर करने की जरूरत है। मैं आप सबके बीच में आ रहा हूँ। अपने सवाल शांतिपूर्वक पूछिएगा और सामने से जवाब भी शांतिपूर्वक सुनिएगा। जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है। सवाल मेरा है कांग्रेस से कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि यूपी में अखिलेश जी ने देश को फ्री में बांटने का फैसला कर लिया, बंगाल में ममता जी ने करी हम पूरा देश बांट देंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी लगे हुए पूरा देश फ्री में बांटने के लिए, तो देश बचेगा कि रहेगा? ठीक, आपका सवाल मैम। सर, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। 2014 से लेकर 17 तक इनकी सरकार रही, फिर भी पीएम आवास योजना का लाभ आ चुका था प्रदेश में, तब भी इन्होंने सिर्फ 11,000 मकान क्यों बांटे? उसी का लाभ हमारी सरकार ने 1,43,000 से ऊपर का दिया उत्तर प्रदेश में। पहला सवाल तो मेरा इनसे ये है। ठीक है, पीएम आवास पर आपका सवाल। मेरा नाम कार्तिकेय मिश्रा है। मेरा मुख्य सवाल जो है हमारी समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से कहा है कि हमें भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है, परंतु अगर देखा जाए, जो भी अतीक अहमद हो गए या जो भी भूमाफिया बड़े बड़े हो गए, मुख्तार अंसारी जी हो गए, यदि इनको अब इनके कर्मों का जो भी फल इनको भगवान ने दिया है, फिर भी भयमुक्त बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी ये है कि उनका विरोध करना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चाहे वो प्रयागराज हो अतीक अहमद, या फिर गाजीपुर हो अतीक अहमद सॉरी मुख्तार अंसारी, दोनों के लिए देखा गया है कि जब भी इनका निधन हुआ, जब भी इनके कर्मों का फल ईश्वर ने इन्हें दिया, तो ये माननीय अखिलेश यादव जी, जो अपराधियों से मुंह। ठीक है, ओके, मैं जवाब लेता हूँ। सचिन जी, पहला सवाल आपसे है। भाई का सवाल है कि पीएम फेस कौन होगा? बाराती तैयार है, दूल्हा तय नहीं हो पा रहा है। देखिए, हम लोग डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस की 4 जून को सरकार आ रही है। हम लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, हमारे युवा साथी हैं, कम से कम ये रोजगार पे सवाल मांगते संजय चौधरी जी से, मुझे बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जो 45 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी है। महंगाई
35 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से नफरत का बीज भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में बोया था, आज वो वृक्ष का रूप ले चुका है, इसलिए ये दूरियां आ चुकी हैं। लेकिन श्री राहुल गांधी जी ने नफरत की सियासत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उस भारत जोड़ो यात्रा ने दिखा दिया है कि नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। हर जगह मोहब्बत की दुकान आप चला रहे हैं। मैं इस पर काउंटर आपसे लूंगा संजय जी, लेकिन उधर से आपके लिए भी सवाल है। उनका यह कहना है मैडम का कि जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं थी तो पीएम आवास योजना का लाभ बड़े पैमाने पर लोगों को नहीं मिल रहा है। शायद आपने 11,000 के आसपास नंबर बताया। वो कह रहे हमारी सरकार आई तो आज बड़े पैमाने पर लोगों को पीएम आवास मिल पा रहा है। दूसरा उस भाई का सवाल यह है कि माफियाओं से इतनी हमदर्दी क्यों? देखिए, मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूं कि शायद कहीं ना कहीं से भ्रमित है। अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये आम जनता ना होकर के कहीं ना हो सकता है कि कोई, भाई जाहिर सी बात है, कोई सपा का समर्थक होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन लोहिया आवास के अंतर्गत हम लोगों ने कितने लोगों को लोहिया आवास देने का काम किया, जैसो मिश्र आवास के अंतर्गत हम लोगों ने, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी, हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार थी। पीएम आवास योजना जब से 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में, क्या देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने कम संसाधन के बावजूद भी यहाँ पर लोगों को आवास देने का काम किया, चाहे वो लोहिया आवास के माध्यम से दिया हो या जैसो मिश्र आवास के उससे। और अभी हमारे भाई जो है माफिया, किसी दो लोगों का नाम भी ले रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अतीक अहमद के साथ जो इस टाइम वर्तमान के मंत्री हैं नंदगोपाल नंदी जी, उनके साथ इनकी फोटो कैसे वायरल हो रही थी? उनके साथ सोफे पे बैठ करके क्या कर रहे थे वो? दीपक जी, फोटो की बात करेंगे फिर तो कई लोग लपेटे में आ जाएंगे। सवाल यह है कि अगर मुख्तार अंसारी की कब्र पर धर्मेंद्र यादव फातिहा पढ़ने जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अतीक के मरने पर अगर हमदर्दी की बात कही जा रही थी, क्यों कही जा रही है? सलमान खुर्शीद की भतीजी कह रही है कि हमें वोट जिहाद करना पड़ेगा, ये सब क्यों? देखिए, हम सिस्टम पे हम सवाल उठाया था मैंने, और जब यहाँ पर सदन में, जब सदन चलेगा, हाउस चलेगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी उनको श्रद्धांजलि नहीं देंगे? पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे नहीं देंगे? मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या ये परंपरा है कि नहीं, प्रोटोकॉल है कि नहीं है? कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं जाएंगे ना? दोनों तरफ से जो सवाल आया उसका जवाब संजय जी। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन के काम करने के तरीके में अंतर है। गरीब का कल्याण कैसे हो सकता है, इसलिए इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने आम गरीब के लिए काम किया है। गरीब को क्या चाहिए? उसको चाहिए घर, गरीब को चाहिए अपने घर में बिजली, गरीब को चाहिए हर घर में नल से जल, गरीब को चाहिए संचार की बेहतर व्यवस्था और गरीब को चाहिए अपराध से मुक्त समाज। इन गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के काम किए हैं वो नजरिए का अंतर है जो इस गठबंधन के और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का अंतर है। कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, वो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और बिना किसी भेदभाव से कार्रवाई की है। इसीलिए जनता में आज भय नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है और वो विकास की तरफ आगे जा रहा है। उत्तर प्रदेश का बजट साइज 5 साल में 2 गुना हुआ है, यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये ऐसी सरकार है जिसने गरीब के पैरों में पड़ने वाली कीलों को हटाया है और विकास की तरफ उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है संजय जी कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए कोई वोट बैंक नहीं है, एक लाभार्थी वोट बैंक है आपका जिसमें गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, तो फिर अचानक से हिंदू मुसलमान क्यों होने लगा? अचानक से मंगलसूत्र की बात क्यों होने लगी? अचानक से अल्पसंख्यक की बात क्यों होने लगी? ये अचानक से नहीं होने लगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो कुछ कहा है उसी को परिभाषित किया गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आरक्षण महिलाओं को जो मिले उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। ये तो उनके घोषणा पत्र में है। जो घोषणा पत्र में है उसी को प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसी को मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो जो बेसिक बात है उसी बात को आगे रखते हुए कहा है, इसमें कोई और। रही बात मुसलमानों की, आप बताइए, मुसलमानों के विकास के लिए 1977 का इंतजार होता है जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और मुस्लिम लोगों को रोजगार के लिए अरब के दरवाजे खोले जाएं। ये कब होता है? 77 में, उसके पहले नहीं होता। मुसलमानों को मदरसे में अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए अटल जी की सरकार में मुरली मनोहर जोशी HRD मिनिस्टर बनते, तब काम होता है। मुस्लिम महिलाओं की समस्या के लिए नरेंद्र दामोदर बातें कर रहे हैं, लेकिन इन बातों पर लोगों को अविश्वास होने लगता है जब ये बात कही जाती है कि बहुसंख्यक का हक छीन कर अल्पसंख्यक को दे दिया जाएगा। जी बताइए, आपका सवाल है आपका? जी, मेरा नाम हर्षवर्धन है। जी, सवाल। आज के टाइम पे आप देखिए कितना युवा बेरोजगार है और ये लोग हिंदू मुस्लिम पे लगे पड़े हैं। कितना युवा बेरोजगार है आप ये देखिए
और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड किसी से छुपा नहीं है, और मणिपुर में जो हुआ वो भी किसी से नहीं छुपा है। बहन बेटियों के साथ क्या हुआ है, ये मेरा ये सवाल भाजपा प्रवक्ता से है। ओके, आपका सवाल। सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं भाजपा के नेता से ये प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो पेपर में जो कटिंग निकल कर आई है कि अभी तक जो कोविशील्ड ये पूरे देश को लगाई गई, उसके बाद में निकल के आया कि इससे जो है हार्ट अटैक वाली समस्या आ रही है, और उसके बाद मतलब वो जो कोविशील्ड थी उसमें बदले में 52.5 करोड़ रुपए का भाजपा को चंदा दिया गया। ठीक है, तो इसका ये क्या मामला है? इस पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आप? जी, आपका सवाल बताइए। अनुज कुमार नाम है। मोहनलालगंज के माननीय सांसद जी से यही सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में क्या किया है, उत्तर दें। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। संजय जी, पहले आप एक सेकंड में आ रहा हूँ। उधर से सवाल यह है कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर आपने क्या किया, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या किया। दूसरा उस भाई का सवाल है कि कोविशील्ड को लेकर ये जो चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पे, इसकी सच्चाई क्या है, इस पर क्या क्लैरिफिकेशन है आपका? देखिए, क्लैरिफिकेशन सैद्धांतिक है। एक ऐसा अर्थशास्त्र बताइए जिसमें किसान को तो उसकी उपज का 2 गुना दाम मिले, लेकिन आम आदमी को वही अनाज सस्ते में मिले। और अगर हम सस्ते में ही नहीं उनको फ्री में देते हैं तो यही लोग कहते हैं कि आप उनकी लाइन लगवाते हैं। ये कोई अर्थशास्त्र नहीं है, इसका कोई शस्त्र। और रही बात रोजगार की, इसी मोहनलालगंज में ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने का कारखाना लग रहा है। ये बहुत बड़ा अपने आप में उपलब्धि है, तकनीक के आधार पर, रोजगार के आधार पर और बढ़ते हुए देश के आधार पर। सारी बेसिक नीड को पूरा करने के साथ साथ आधुनिक देश की उपलब्धि के लिए भी मोहनलालगंज क्षेत्र उसमें अपनी भागीदारी को निभा रहा है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं सचिन? देखिए अमित जी, बहुत ही बड़ा सवाल हमारे भाई ने पूछा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी साथी हैं उनसे पूछिए कि कितने लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है। आज सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। इनसे सवाल कोविशील्ड पे होता है तो वो चले जाते हैं ब्रह्मोस मिसाइल पे, वो चले जाते हैं दूसरे योजनाओं पे। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कितना कारखाना लगा। 3 इन्वेस्टर समिट इन लोगों ने की, सारे एमयू साइन हुए, एक पत्थर कहां लगा है बता दें। हमारे साथ अभी सर्वे करने चले, पता चल जाएगा कि इन लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टर समिट के नाम पर हम लोगों के टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरीके बहाया है, ब्रांडिंग करने के लिए, सिर्फ प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए। लेकिन अब नहीं चलेगा, ये नौजवान सरकार को बदल देंगे। 35 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ की बात हुई। उनका कहना है कि धरातल पर कितना उतरा? कागजों पे तो बड़े बड़े नंबर्स गिनाए गए, बहुत सारे जीरो लगाए गए, धरातल पर कितना उतरा? देखिए, मुझे लगता है कि यहां से जाइए, एयरपोर्ट के पास पहुंचिए, आगे बाईं तरफ आपको ब्रह्मोस्त्र का जो कारखाना है वो नजर आएगा खुली आंखों के सामने से। यहां से पीछे चला जाइए, हरदोई में बेबले स्कॉट की जो रिवॉल्वर है वो बनने का कारखाना लग गया है और करने के बाद वहां से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट है। बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे किसी स्टेट का बजट साइज जस्ट डबल हो सकता है? तो मुझे लगता है कि जो आधार पर और आंख पर खोल कर बात नहीं कर सकते, वही इसकी अवहेलना करते हैं। बढ़ा हुआ बजट साइज ये बताता है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ओके, इधर से सवाल है, बताइए जी, आपका सवाल है। एक सेकंड, आप लोग शांत रहिए, मुद्दे पे आइए। मेरा प्रश्न ये है कि ये सभी नेता लोग तो हैं यहाँ, जो विधायक और अब मंत्री और सांसद बन के जाते हैं सदन में, लेकिन जो ये मैं पुरानी पेंशन योजना के बारे में पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि एक बार सांसद विधायक बन जाने के बाद ये तो कितनी पेंशन ले लेते हैं, जितनी बार पेंशन लेंगे विधायक और मंत्री बनेंगे। क्या आम लोग जो नौकरी पेशा हैं, नौकरी में काम कर रहे हैं, जो पुलिस विभाग है, अन्य विभाग के लोग हैं, उनके लिए इनकी क्या व्यवस्था है? पेंशन व्यवस्था खत्म क्यों कर? पेंशन बहाली की बात करें। सर, मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 2 सवाल है बस। कि पहला कि अर्जुनगंज मोहनलालगंज विकास की बात इन्होंने किया। अर्जुनगंज में 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी के फ्लीट से एक्सीडेंट हुआ जहां 11 लोग मारे गए। आपके सांसद कितनी बार आके वहां देखने का, उन्होंने उसको क्या किया? और दूसरा सवाल साहब कि जो युवा जो फॉर्म भरते हैं, जो 500,000 रुपए भरते हैं, फॉर्म का जो पैसा होता है, उनके लिए आपने क्या किया? क्या उन पेपर लीक करते हैं उनको आपने उपहार में दिया है? ओके, हाँ, आपका सवाल। भैया, मेरा सवाल ये है कि कल मजदूर दिवस था, सीवर सफाई करते हुए 2 दलित लोगों की जान चली गई। पूरे देश में कम से कम 330 मजदूरों की सफाई करते हुए जान चली गई। और ये मोदी सरकार ने 2022 में कहा था कि ये अमानवीय प्रथा को खत्म करेंगे। क्या वो खत्म कर पाए? ये भी जुमलेबाजी थी। और दूसरी चीज, ये प्रवक्ता भाई साहब भाजपा वाले जिन्होंने भी कहा कि सबको, जनता को चाहिए पक्के मकान। मोदी जी ने कहा तो 2022 में सबको पक्के मकान मिलेंगे। क्या मिल गए? पूछे इनसे। ओके, आपका माइक छोड़ी, सवाल है आपके पास? ठीक है, कोई बात। हाँ, आप
जब मोदी जी पहली बार सरकार में आए 2014 में, उन्होंने घोषणा किया था कि जितने भी सांसद हमारे जीत के आए हैं सारे लोग एक एक गांव को गोद लेंगे। आज तक बताइए 10 साल शासन हो गया, कम से कम 10 गांव तो इन लोगों ने गोद लिया होगा। किसी एक गांव का नाम बताइए जो गांव आज विकास के पथ पर। आदर्श गांव का क्या हुआ? मैं आऊंगा, मैं आप सबके पास आऊंगा। संजय जी, आदर्श गांव का क्या हुआ वो बताइए आप। दूसरा उनका ये सवाल है कि सांसद जी दूर रहते हैं, उनकी दूरी जो एक्सीडेंट का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वहां गए नहीं। तीसरा उनका सवाल है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या है, आगे कोई कुछ आपकी रूपरेखा में है या नहीं है, या उन लोगों के संकल्प पत्र में है नहीं, वो भी उनसे जानेंगे। देखिए, ये तो इन्हीं के संकल्प पत्र में नहीं है, तो जिनके संकल्प पत्र में ही नहीं है, मुझे लगता है कि उन्हें प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी सैद्धांतिक बात, अरे सुनिए तो, एक सेकंड, आपने सवाल पूछा ना, जवाब सुन लीजिए। अरे सारी चीज रही बात सांसद की, तो जितने एक्टिव यहाँ के सांसद हैं वो दो बार जीतकर पहले ये सांसद हैं जो 2 बार लगातार जीत रहे हैं। ये बताता है कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं, ये बताता है कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं और सबके लिए किया है। अगर ये शहीद पथ निकल रहा है तो अर्जुनगंज से निकल रहा है। सुल्तानपुर को जो रोड जा रही है वो एक्सप्रेस हाईवे, वो अर्जुनगंज से होकर निकल रहा है। नहीं, आँख खोल कर देखो, चश्मे से 1 to 1 नहीं। आपने सवाल पूछा ना, अब आप बैठ जाइए, जवाब आ रहा है। 1 to 1 नहीं, वो पूछ रहे आदर्श ग्राम का क्या हुआ। मैंने कहा ना, आदर्श ग्राम छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश का एक गांव बताइए जहां बिजली न पहुंची हो, एक गांव बताइए जहां बिजली न पहुंची हो, एक गांव बताइए जहां पानी से नल से पानी न पहुंचा हो, एक गांव बताइए, एक नाम बताओ। वो कह रहे बात आदर्श ग्राम की है नहीं दीपक जी, बात आदर्श प्रदेश की है। वो कह रहे हैं कि आज हम पूरे प्रदेश में लाइट दे रहे हैं। एक सेकंड, देखिए कोई राजनीतिक मंच तो, एक सेकंड मैं आऊंगा आपके पास, ये कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं कि यहाँ पर जयकारे लगाइए, शोर शराबा करिए। मैं सबके पास आऊंगा, आप सवाल पूछेगा, सामने से जवाब आएगा। वो कह रहे हैं बात आदर्श ग्राम की नहीं, बात आदर्श प्रदेश की। हमने पूरे प्रदेश को आदर्श बनाया। देखिए अमित जी, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ने दिखा दिया कि ये जनार्दन है। और जिस तरीके से जनता की तरफ से सवाल आ रहे हैं और जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भागते फिर रहे हैं, अब इन्होंने बात ओपीएस की इन्होंने मेरा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं शायद। मेरे मैनिफेस्टो में स्पष्ट है कि हमारी 2022 में जब उत्तर प्रदेश में का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, तब भी मेरे मैनिफेस्टो में था ओल्ड पेंशन स्कीम, और किस उससे देना है मुझे, ये भी सारी चीजें मैनिफेस्टो में थी। और मैं आज आपके माध्यम से मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं, जिस दिन इंडिया ब्लॉक की 4 जून के बाद सरकार बनेगी, मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहला काम अगर कोई होगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल। प्रतिभान सर, देखिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये तो कहा जा रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, सरकार की खामियां भी गिनाई जा रही हैं, लेकिन क्या पूरा विपक्ष आपको एकजुट नजर आ रहा है? कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है? क्योंकि आज तक ये साफ नहीं हो पाया था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, लेकिन इसी बीच ये खबर आई है कि हाँ वो उतरेंगे। देखिए, पहले बात तो ये कि जो जनता की समस्याओं पर बात है, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, कहे दुनिया जिसे वजह उसे वजह समझो, आवाज़े खल्क को नक्कारे खुदा समझो। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, अपनी बात पूरी करिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है कि अमेठी में राहुल गांधी के पोस्टर लग गए हैं। अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस के रोड शो को मंजूरी भी मिल गई है, कभी भी हो सकता है उम्मीदवार का ऐलान। आज सुबह से लगातार ये खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी के चुनावी रण में उतरेंगे, स्मृति ईरानी से उनका मुकाबला होगा। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अमेठी में राहुल गांधी के पोस्टर लग गए हैं, वहां रोड शो को लेकर प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी, वो परमिशन भी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, किसी भी वक्त औपचारिक ऐलान दिल्ली से हो सकता है। मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है वहां पर। अमित जी, ये बात ठीक है, अभी भी जो खबर आई है वो बहुत ही कांग्रेस जनों के लिए और खासतौर समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इन दो पार्टियों की एकजुटता बहुत दिख नहीं रही है। कार्यकर्ता आपस में मिलजुल नहीं रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं उनमें तो आपस में बहुत अहंकार और टकराव है। तो ये ठीक है, चुनाव के लिए है ये एकजुटता, ये एक स्पष्ट बात है कि जो एकजुटता दिखाई जा रही है चुनाव के लिए, चुनाव के बाद फिर जैसे कि तैसी स्थिति में हो जाए। दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। सचिन जी, इस पर आपका जवाब। और ये बात सही है कि ये कंफ्यूजन रखकर आपने हासिल क्या किया? न नेताओं में सही मैसेज गया, न कार्यकर्ताओं में सही मैसेज गया, न जनता में सही मैसेज गया। इतना समय क्यों लग गया अमेठी से राहुल गांधी के नाम का अनाउंसमेंट करने में? देखिए, जैसे आपने बताया, श्री राहुल गांधी जी का रोड शो का परमिशन हो गया है,
मैं कहना चाहता हूं श्री राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन जैसे हमारे भाई रतिभान जी ने बात बताई है कि ना हमारे दिल मिले हैं ना दल मिले हैं। हमारे दिल भी मिले हैं, हमारे दल भी मिले हैं। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों भाई भाई हैं। पूछ लेते हैं ग्राउंड जीरो से, मैं आपको रोक रहा हूं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमेठी में मौजूद हैं। राजू, ये जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर राहुल गांधी के पोस्टर लग गए हैं, नामांकन की तैयारियां चल रही हैं, परमिशन भी प्रशासन की तरफ से मिल गई है। क्या तस्वीर आप देख पा रहे हो वहां से, क्या अपडेट है जल्दी से? देखिए, यकीनन अमित, भले ही राहुल गांधी के नाम का ऑफिशियल ऐलान ना हो, लेकिन इस वक्त मैं जो अमेठी का गौरीगंज स्थित केंद्रीय कार्यालय है वहां पर खड़ा हूं, जहां पर जो इस कार्यालय को राहुल गांधी का जनसंपर्क कार्यालय के रूप में बनाया गया है। इस दौरान हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। कल नामांकन की सारी तैयारियां हो गई हैं। हम लोग जिला प्रशासन से पूरी परमिशन भी ले लिए हैं और जनमानस में एक लंबा उत्साह है, बड़ा उत्साह है। लोग क्योंकि 2019 में अपना मान सम्मान गौरव खोए थे, तो आज लोगों में खुशी है कि गांधी परिवार से राहुल गांधी जी पुनः नामांकन करने आ रहे हैं। तो जैसा कि जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है। अमित, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि ये जो गौरीगंज स्थित कार्यालय है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी गई है और इसको केंद्रीय कार्यालय के रूप में बनाया गया है। अभी मैं आपको आप देख सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र अमेठी उत्तर प्रदेश गौरीगंज जनसंपर्क कार्यालय, तो ये वो कार्यालय है जहां से राहुल गांधी आपको अगला चुनाव अमेठी से वायनाड के बाद लड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर देखेंगे तो यहां पर भी बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स हैं, इसी कार्यालय को सेंटर बनाया जाएगा। राहुल गांधी यहीं पर कैंप करेंगे, उनकी टीम कैंप करेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएगी। दूसरी ओर आप देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहां पर भी जो ये आपको सामने रूम दिख रहा है, जो दिख रहा है, यहीं पर राहुल गांधी की जो टीम है वो पहुंच चुकी है और अब यहां पर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। आपसे कुछ ही देर बाद ऑफिशियल नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जो मांग एक अमेठी और रायबरेली की जनता लंबे समय से कर रही थी, वो मांग पूरी होती नजर आ रही है और ऐसे में राहुल गांधी की वो मांग पूरी हो रही है। बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ही चर्चा चल रही थी कि क्या राहुल अमेठी के रण में लौटेंगे और अब ये पुष्टि इस बात की हो रही है कि हाँ वो लौटेंगे। आप अपना सवाल पूछिए, सवाल पूछना है और साथ ही साथ अब बताइए, अमेठी का मुकाबला दिलचस्प हो गया राहुल गांधी के आ जाने से? अरे बोलो, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ बताइए। आवारा सांडों से जो लगातार हजारों जाने जा रहे हैं, सरकार ने उसके लिए क्या किया? हर गली में, हर मोहल्ले में आवारा सांड घूम रहे हैं, किसी को पटक दे रहे हैं, किसी को गाड़ी गिरा दे रहे हैं, रोज सैकड़ों जाने जा रहे हैं। ये सवाल मैं उनसे पूछूंगा। राहुल के एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो गया यूपी में? बिल्कुल दिलचस्प हो गया। इंडिया गठबंधन कम से कम 70 सीटें जीत के आएगी यूपी में। 70 सीटें 80। मेरा जो सवाल है वो यहाँ पे है कि अभी बोले कि जो इंडिया अलायंस या कांग्रेस जो दिखाती है कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, तो जो इस देश में एक रसाना रेप केस हुआ जम्मू कश्मीर में, जिसमें आसिफा का मर्डर हुआ और उसका रेप हुआ, और जो उसमें मेन एक कल्प्रिट थे चौधरी लाल सिंह, उसको कांग्रेस ने इस बार इंडिया अलायंस के टिकट पे गठबंधन में उधमपुर राजौरी कंस्टिट्यूएंसी से टिकट दिया। और तो ये कैसे आपका नाम क्या है? तौसीफ रसूल डार। तौसीफ, आप यहाँ तो ये एक सेकंड यहाँ तो ये कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी सरकार से नाराज हैं, मोदी जी से नाराज हैं, आप कांग्रेस से सवाल? हम तो कांग्रेस से नाराज है क्योंकि इन्होंने जो एक रेपिस्ट को वहाँ पे टिकट दिया इंडियन गठबंधन पे। इसके अलावा मैं सचिन जी से जवाब ले लेता हूँ। सचिन जी, इन भाई के सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि वहां पर आपने एक रेपिस्ट को टिकट दिया। दूसरा, राहुल गांधी को लेकर दो खबरें सामने आ रही थी। एक तो ये कि वो अमेठी दोबारा लौटेंगे, वायनाड में चुनाव हो जाएगा, उसके बाद अमेठी आएंगे। अब उस खबर पर करीब करीब मुहर लग गई है। दूसरी खबर ये थी कि अमेठी आने से पहले वो रामलला के दरबार में भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। उसकी पुष्टि आप करेंगे? देखिए, प्रभु श्री राम जी विश्व के आराध्य हैं और सभी लोग श्री राम जी को पूजते हैं, मानते हैं। हम लोगों की आस्था है। हम लोग प्रभु श्री राम जी के दर्शन हम लोगों ने किया। हम लोगों का पूरा डेलीगेशन गया था, प्रदेश अध्यक्ष गए थे, प्रदेश प्रभारी गए थे, सभी लोग गए थे। अब श्री राहुल गांधी जी का जब नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन करेंगे और हम लोग जो आस्था है उसको हम लोग सार्वजनिक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री रामचंद्र जी के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। अब क्या है, अब जनता नहीं करते राजनीति, ऐसे ही चले जाते। देखिए, नहीं मैं कह तो रहा हूं, वो
वो श्री राहुल गांधी जी बता सकते हैं, हमारी CWC कमेटी बता सकती है। यहाँ होते तो मैं सवाल उनसे नहीं, मैं तो वही कह रहा उस भाई का सवाल था कि वहाँ पे आपने एक रेपिस्ट को टिकट क्यों दिया। देखिए क्या है, जिस तरह से लाल सिंह जी की इन्होंने बात बताई है, मैं कहना चाहता हूं कि लाल सिंह दूसरे दल में थे, उनको पार्टी ने शामिल कराया, लेकिन जब उनपे जितने भी मुकदमे थे जब उनपे वापस हो गए उसके बाद उनको टिकट दिलाया गया। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला 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 की बात करती है, लेकिन अब चुनाव के समय ये प्रज्वला रेवन्ना कहां से आ गया, सबसे बड़ा सवाल आएंगे इस पर। संजय जी, अब तो राहुल गांधी के नाम के पोस्टर भी वहां पर लग गए, कल वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि यूपी छोड़कर चले गए, यूपी छोड़कर चले गए, लौट कर आ गए और कह रहे हैं पूरी ताकत के साथ आए। देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वायनाड में हार का डर उनको उत्तर प्रदेश लाने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने राहुल जी को पहले भी रिजेक्ट किया है और इस बार भी उत्तर प्रदेश राहुल को रिजेक्ट करेगा। इस बार भी आपको कह रहे हैं कि अमेठी से हारेंगे? बिल्कुल रिजेक्ट करेगा, एक बार कर चुका है, दोबारा फिर उत्तर प्रदेश राहुल जी को रिजेक्ट करने वाला। ठीक है। बीजेपी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी खास तौर से हमलावर हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर चले गए थे, अखिलेश यादव भी नहीं तय कर पा रहे थे कि चुनावी मैदान में उतरे या नहीं उतरे, लेकिन सामने से दबाव इतना आया, प्रेशर इतना आया और आपको लगा कि आप मुकाबला हार रहे हैं, तो आखिर में अखिलेश यादव को भी उतरना पड़ा और राहुल गांधी को भी लौटना पड़ा। देखिए अमित जी, राजनीति का मतलब होता है चर्चा पर्चा खर्चा। आज इतना ज्यादा चर्चा आप लोगों ने कर दिया, मैं समझता हूँ कोई ऐसा चैनल नहीं होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हो, जो रायबरेली, अमेठी और कन्नौज के लिए इतना होना, और पर्चा कल भर देंगे। चर्चा हो रही है, पर्चा कल भर देंगे, और खर्चा जो है ये आपकी रणनीति का हिस्सा था कि सस्पेंस बनाए रखिए, चर्चा चलती रहे, कौन उतरेगा या नहीं। तो आप लोगों के जो है, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने हमसे शिकायत दूर हो गई आपकी। कोई शिकायत थी नहीं कभी, हम लोग क्यों आपसे शिकायत रखें। ठीक है रतिवान जी, राहुल गांधी के अमेठी से उतर जाने से, अखिलेश यादव के कन्नौज से उतर जाने से आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है? बिल्कुल, ये दिलचस्प होने का पूरा वो तैयार है, पूरा माहौल तैयार है, और राहुल गांधी के अमेठी में आने से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ेंगी, इसमें दो राय नहीं। हार जीत का फैसला कौन क्या होगा ये वक्त बताएगा, और इसी तरह से कन्नौज में भी अखिलेश यादव को उतरने से ये मुश्किलें तो आएंगी। लड़ाई दिलचस्प होगी उत्तर प्रदेश की, और मुझे लगता है कि अब मुकाबला ठीक ठाक होगा और दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकेंगी, उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर नहीं है, उसके पास भी 65 सांसद अभी तक हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से रणनीति बनाकर पहली बार में 51 में से 47 पुराने अपने सांसदों को उतार दिया है, तो ये उन्होंने अपनी ताकत का अंदाजा लगाया होगा। ठीक है, माइक और कैमरा नहीं होता तो आप लोग नेतागिरी करते हैं, माइक लेकर आता हूं तो चुप्पी साध देते हैं। किसका सवाल है बताइए? मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से है। आपने बुनियादी मुद्दों की बात की, जो रोटी कपड़ा और मकान की। आपने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को मतलब घर दिए, घर तो दिया, मगर उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना पैसा उन लोगों से लिया गया, क्या ये आपने कभी जाके सोचा वहाँ पर? ठीक है, भ्रष्टाचार। हाँ भैया, ये कह रहे हैं बड़ा नल और सब दुनियादारी, बगल में चलिए मस्ते मऊ गाँव है, अर्जुनगंज गाँव है, देख लीजिए, सिर्फ गोबर के सिवा कुछ मिलेगा नहीं बाबू, गोबर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुनगंज बगल में है। मेरे दो सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से। एक तो सवाल आ गया। एक तो कोविशील्ड पे मुतमईन जवाब दें जो लगाए बैठे हुए हैं। एक हमको इनसे सवाल पूछिए। मेरा सवाल है भाजपा प्रवक्ता से। अरे मैं चुप यार, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है, एक कोविशील्ड लगवाए बैठे हैं, तो एक हमें मुतमईन जवाब ये दे दें, और दूसरा 2014 से इनकी सरकार है, ठीक है, जो किसानों पे मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि खेतों में फसल गायब है, जानवर ज्यादा हैं, तो ये दो सवाल सिर्फ बता दें हमें। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही गई, तो उसका क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि अन्ना जानवरों से हम तब भी परेशान थे, आज भी। इनसे एक सवाल, 2014 में गेहूं की MSP क्या थी, बताना मेरे भाई। एक सेकंड आप बता दीजिए, आप क्लियर कर दीजिए। एक सेकंड सवाल की बजाय आप क्लियर कर दीजिए ना कि 2014 में कितनी थी, अब कितनी? 1450 थी, आज 2375 रुपए है MSP। ये बताता है कि दोगुने के करीब है। 2000 रुपया हर 4 माह हमें दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं, और भ्रष्टाचार से मुक्त दे रहे हैं। किसी को 1999 रुपया 99 पैसा नहीं मिल रहा है, ये हम करके दे रहे हैं। इसीलिए किसान हमारे साथ है, और लखीमपुर इसकी निशानी है। वहाँ की 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने। ओके सचिन जी, एक सेकंड, शोर नहीं, इधर विपिन आप कैमरा इधर लाइए। आज गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इधर कांग्रेस कमजोर हो रही है, उधर पाकिस्तान में रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तान और कांग्रेस की जो पार्टनरशिप है वो एक्सपोज हो रही है। मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी 2 चरणों के बाद उनको पाकिस्तान की क्यों याद आई? पहले चरण के चुनाव में पाकिस्तान को याद कर लेते। इनके पास बताने को कुछ नहीं है, ये रोजगार देने के नाम पर विफल हैं, तब इसलिए पाकिस्तान याद आता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बिना बताए नवाज शरीफ की बिरयानी खाने कौन जाता है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान जा करके इन लोगों का जो प्रेम उभरता है, जब पाकिस्तान का दिवस होता है प्रधानमंत्री चिट्ठी लेकर बधाई देते हैं। ये पाकिस्तानी के साथ इन लोग साठ गांठ करके जिस तरह से हिंदुस्तान पर इन लोगों ने बेरोजगारी की मार की, महंगाई की मार की, ये आज देश भुगत रहा है। ये पाकिस्तान का राग अब चुनाव के समय अलापना बंद करिए। आप एक्सपोज हो चुके हैं मुद्दों पर, जनता आपकी सरकार को बदलने के लिए तैयार है। जी संजय जी, आपका जवाब। ये इन्हीं का दौर था जब आतंकी हमला होता था तो डोजियर भेजते थे। अब आतंकी हमला होता है तो हम घुस कर वार करते हैं। कोई भी आतंकी और कोई भी अपराधी अगर पाकिस्तान में भी है तो घुस कर मार के दिखाते हैं। आज आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान में घुसकर मारते हैं। आज देश सुरक्षित है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो रही है। देखिए, मेरे देश की सेना है, मैं उस पर कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता। हमारी देश की सेना पे हमें गर्व है। और लेकिन अभी हमारे भाई ने कोविशील्ड के बारे में पूछा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मरोगे नहीं। ये कौन सा जवाब है, मरोगे नहीं? मरने के लिए 10 साल में आपने मरने के लिए छोड़ दिया। अरे तो आप कोविशील्ड जो जिसने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, आप उनसे पूछिए ना। इनके पास देखिए, और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, चूंकि मोहनलाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है और मोहनलालगंज के जो प्रत्याशी हैं 2 बार के सांसद हैं और वर्तमान समय में जो है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। उनके घर में हत्या हुई विनय श्रीवास्तव की, उनके लड़के की लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या हुई। अगर बात जो है यहाँ जनता सवाल नहीं पूछ पा रही है, जनता के ये सवाल है कि उनके घर में हत्या हुई, एक लड़का विनय श्रीवास्तव की हत्या हो गई, वहां पे शराब, वहां पे ताश, वहां पर सारी चीजें चल रही थी, तो उस पर क्या जनता के अपने अपने सवाल हैं, सामने से जवाब भी आ रहा है। इधर अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि तीसरी बार यहां पर कमल खिलेगा, हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। और दूसरी तरफ गठबंधन को भरोसा है कि इस बार यहां पर परिवर्तन होगा। आज मोहनलालगंज से इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी 1090 चौराहे पर। तब तक के नमस्कार।